स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गणतंत्र प्रारंभ किया था। थोड़ा सा उसका जो गणतंत्र का थोड़ा सा पार्ट जो बच गया था उसको आज देखते हैं। बाकी चीजें सारी हम लोगों ने गणतंत्र वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो देख चुके थे लास्ट लेक्चर में ही। इसमें पर बात करेंगे प्राचीन काल में कुछ प्रमुख गणराज्यों के उदाहरण, वो कौन कौन से हैं और उनमें कुछ बहुत ही प्रमुख बातें जो है बस उनको देखेंगे। और इतना ही काम का है। इतना ही काम का क्या है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन थोड़ा सा तो अपन को लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए सीधे अब देखते हैं हम लोग कि प्राचीन काल में जो प्रमुख गणराज्यों के उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, बौद्ध साहित्य में 10 गणराज्यों का उल्लेख है, उनको अपन देखते हैं। बौद्ध साहित्य में उल्लेखित प्रमुख गणराज्य, नंबर 1 पे देखेंगे हम लोग कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु नाम बहुत पहले से सुना होगा, इसमें क्या खास बात है? अच्छा देखिए, जैसे भी लिखा है ना कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, तो समझ जाइएगा इस गणराज्य की राजधानी जो है ये पहला वाला नाम है। यानी इसकी बात कपिलवस्तु के शाक्य, राजधानी इस गणराज्य की कपिलवस्तु, इसकी वैशाली, इसकी पावा, इसी कुशीनारा, इसी प्रकार सभी में जो पहला नाम है वो उस गणराज्य की राजधानी है। इसलिए ये पॉइंट में लिखूंगा नहीं, आप लोगों को लिखना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो कपिलवस्तु के शाक्य, इसमें खास बात क्या है? जो कपिलवस्तु के शाक्य हैं ये स्वयं को इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंशी मानते हैं। इक्ष्वाकु वंश जानते होंगे, भगवान श्री राम का वंश इक्ष्वाकु वंश ही है। तो ये लोग मानते हैं कि हम लोग इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंशी हैं। महान गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं वो कपिलवस्तु के शाक्य वंश के ही थे। शाक्य राजकुमार इनको कहा जाता था। इस शाक्य वंश में जो कपिलवस्तु में चल रहा था, यहाँ पे राजा जो होता था वो निर्वाचित होता था। इस गणराज्य का विलय आगे चल के कोसल राज्य में हो गया, कोसल राज्य में विलीन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग वैशाली के लिच्छवी। लिच्छवी जो गणराज्य है ये अपने तात्कालीन जितने भी गणराज्य थे इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे बड़ा गणराज्य था। कौन सा? लिच्छवी। और इसकी जो राजधानी थी, ठीक, वैशाली, इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के विशाल ने वैशाली नगर को बसाया था और वैशाली के जो लिच्छवी हैं इनको हराया, अजात शत्रु ने इनको हरा दिया। अगला है पावा के मल्ल। इसमें खास बात यह कि पावा के जो मल्ल हैं ये क्षत्रिय गणतंत्र था, एक क्षत्रिय गणतंत्र है। ये भी जानते होंगे शायद आप लोग कि महावीर की मृत्यु पावापुरी में, वही पावा है ये, महावीर की मृत्यु यहीं पे हुई है। पावा को भी अजात शत्रु ने हराया और अपने राज्य में मिला लिया है। फिर अगले हैं कुशीनारा के मल्ल। ये पावा के मल्ल थे, ये कुशीनारा के, यानी ये मल्लों की एक दूसरी शाखा है। और इसके बारे में खास बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में मल्लों को, जो कुशीनारा के मल्ल हैं, मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज बताया गया है। याद रखिएगा ये चीज। फिर अगला है रामग्राम के कोली। रामग्राम के कोली, देखिए कोली जो लोग थे इनका शाक्यों से शत्रुता, ये युद्ध चलता रहता था किनका? कोलियों का और शाक्यों का। कारण था इनके बीच की एक नदी थी, रोहिणी नदी। रोहिणी नदी के जल को लेकर दोनों में विवाद था और इनका युद्ध चलता रहता था, या कह सकते हैं कि इनमें शत्रुता थी। इन दोनों के बीच में समझौता कराया था गौतम बुद्ध ने। तो याद रखिए, गौतम बुद्ध ने किन के बीच में, किन गणराज्यों के बीच में समझौता कराया? तो कोलीय गणराज्य और शाक्य गणराज्य, ठीक। और ये जो रामग्राम के कोलीय थे ये अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। अगला जो गणराज्य है ये है सुमसुभगिरी के भग्ग। सुमसुभगिरी, ये गिरी यानी पर्वत, सुमसुभ के पर्वत के भग्ग लोग जो हैं ये अगला गणराज्य है। इसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आया मुझे, ना कुछ लग रहा है, तो इसका बस नाम लिख दिया है सुमसुभगिरी के भग्ग। अब अगला देखते हैं पिप्पलवन के मौर्य। पिप्पलवन के जो मौर्य हैं ये शाक्यों की ही एक शाखा है और महान चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इसी गणराज्य से संबंधित हैं। अगला है केशपुत्र के कालाम। अब कालाम समझ में आया? आलार कालम जो है वो इसी गणराज्य के हैं। आलार कालम कौन है?
गौतम बुद्ध के गुरु आलार कालम किस गणराज्य के हैं? केशपुत्र के कालाम गणराज्य के। फिर अगले हैं मिथिला के विदेह। मिथिला के जो विदेह हैं इनको माना जाता है कि ये वज्जी संघ के ही सदस्य हैं। और लास्ट में है अलकप के बुली। अलकप के बुली, ये क्या, इनके बारे में खास बात बस यही है कि अलकप के जो बुली हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये तो हो गए जो बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं 10 गणराज्यों का उल्लेख। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो महाजनपद पढ़ते हैं हम लोग 16 महाजनपद, उन महाजनपदों में से भी जो वज्जी महाजनपद है, ठीक है, इसके अलावा कंबोज, मल्ल, ये भी माने जाते हैं कि यहां भी गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा, वज्जी को तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वज्जी जो है ये भी क्या है, गणराज्य है। वज्जी, कंबोज और मल्ल जो महाजनपद थे वो भी गणतांत्रिक व्यवस्था वहां पे थी। ठीक है, तो ये जो 10 गणतंत्र हैं इनका पतन कैसे हुआ? तो सबसे बड़ा कारण जो था इनके पतन का, इन गणतंत्रों का या गण राज्यों का, कि इसके समय ही जो मगध राज्य का विस्तार हो रहा था। तो देख रहे हैं मगध राज्य का विस्तार हो रहा है, तो इसके कारण भी इन गणतंत्रों को हराते हुए वो अपना राज्य की सीमा बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी आंतरिक फूट, ये भी बहुत बड़ा कारण था, है ना। और फिर और देखेंगे तो अजातशत्रु ने, मौर्य शासकों ने, गुप्त शासकों ने बाकी जितने भी गणतंत्र बचे थे ये 10 में से, उन सबको अपने में मिला लिया। किसने किसने? गुप्त शासकों ने, मौर्य शासकों ने, और अजातशत्रु तो 2 देख ही लिए हम लोग कि 2 यहाँ पे अजातशत्रु ने मिला लिया है अपने में। तो ये इसके कुछ प्रमुख कारण थे। तो यहाँ पे क्या हो गए थे, गणतंत्र समाप्त हो गए थे, लेकिन इसके बाद पुनः दिखाई देने लगे 400 ईस्वी के आसपास। अच्छा, ये जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं गणतंत्र, तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो टाइम है गणतंत्र का, ये है 600 ईसा पूर्व। ठीक, इस टाइम पे ही गणतंत्रों का उल्लेख हमको मिल रहा है, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब ये समाप्त हो गए 400 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद फिर से 400 ईसा पूर्व के आसपास हम लोगों को उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ और गणराज्य दिखाई देते हैं। नाम एक बार देख लीजिए बस, अग्रश्रेणी, शूद्रक, मालव, अंबस्ट, क्षत्रिय, तो ये कुछ गणराज्य हैं। ठीक है, इन गणराज्यों के बारे में खास बात यह है कि जितने भी लिख रहा हूं मैं ये उत्तर पश्चिमी वाले, अग्रश्रेणी, शूद्रक, मालव, अंबस्ट, क्षत्रिय, शूद्र आदि, सिकंदर जब आया था भारत में और भारत में अपना विजय अभियान समाप्त करके जब लौटने लगा, तब इन सभी गणतंत्रों ने उसके मार्ग में बहुत बाधाएं उत्पन्न की। मतलब ये सब युद्ध किए थे सिकंदर से, कब? लौटने के मार्ग में। जब सिकंदर लौट रहा था तब ये परेशानी खड़ी कर रहे थे। ठीक है, जितने भी थे उत्तर पश्चिमी भारत में ये गणराज्य, इन सभी को चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त कर दिया, क्योंकि मौर्य वंश अब आगे बढ़ रहा था, इसलिए इन सबकी समाप्ति जरूरी हो गई थी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, हालांकि मौर्य राज या मौर्य साम्राज्य जो है उसके पतन के पश्चात फिर से पश्चिमी भारत में कुछ गणराज्य दिखाई दे गए, जिनमें सर्व प्रमुख जो है वो ये 3 ही हैं, अर्जुनायन और मालव। ठीक है, ये 3 इतने याद रखिएगा, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये जितनी भी कहानी है बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जितना ये बता रहा हूं मैं थोड़ा सा ज्यादा ही है, इसमें से प्रश्न आने की संभावना इस वाले पोर्शन से थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी एक एक बार आप लोग देखते रहेंगे तो चीजें वहां पे क्लिक हो जाएंगी। ठीक, अब अगली चीज ये है कि कुछ मध्य प्रदेश में भी ऐसे साक्ष्य हैं, ये पूर्णतः तो नहीं है लेकिन संभवतः ये कुछ गणराज्य हैं जिनके लिए ये बताया गया है या इतिहासकारों ने बताया है कि ये मध्य प्रदेश में थे। अब एकदम 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ 70-80% तक ये प्रूफ हो चुका है कि ये जो गणराज्य हैं ये मध्य प्रदेश में थे। तो पहला जो है ये है प्रार्जुन गणराज्य मध्य प्रदेश में। स्थान अभी तक किसी ने बताया नहीं है निश्चित, तो इतना याद रखिए बस कि प्रार्जुन गणराज्य मध्य प्रदेश में था। अगला है सनकानिक गणराज्य, भेलसा के निकट, भेलसा यानी विदिशा के निकट, कौन सा? सनकानिक गणराज्य। अगला है काक गणराज्य, काक गणराज्य कहाँ? सांची के निकट है। और लास्ट है खर परिक
गणराज्य, ये है दमोह के निकट। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक आपका गणतंत्र।